सभी को मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का 5th चैप्टर दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। और ये चैप्टर बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप और हर चीज़ को बहुत ही डीपली और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running, or a cow chewing cud, or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. अब सबसे पहले यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप लिविंग और नॉन लिविंग में किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जो यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए, मान लो कि कोई कुत्ता है वो दौड़ रहा है, कोई इंसान है वो चिल्ला रहा है, कोई गाय है वो घास खा रही है, तो उन सब को देखकर आपको एक चीज पता चलता है कि वो क्या है, लिविंग बीइंग है जो जिंदा है। व्हाट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप? ये तो चलो अब काम कर रहे हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो लिविंग बीइंग है। लेकिन अगर वो सो जाएं, इनकेस अगर मान लो कि वो सो जाते हैं, तब आप क्या कहोगे, वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग है? क्योंकि उस समय तो वो कोई काम नहीं कर रहे, उस समय तो एक रेस्टिंग पोजीशन पर है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। ठीक है, अब हम कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है? तो आप उनको सांस लेते हुए देखते हैं, अगर आप देखेंगे तो वो सांस ले रहे हैं, तो उससे आप कह सकते हो कि हाँ वो जिंदा है। What about plants? How do we know that they are alive? We see them green, some of us will say, but what about plants that have leaves of colors other than green? ठीक है, अब प्लांट्स के बारे में हम कहें तो प्लांट्स को तो हम कहीं घूमता हुआ भी नहीं देखते, कहीं जाते हुए भी नहीं देखते, ना उनका ब्रीदिंग हमें पता चलता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है? ठीक है, तो ये भी एक सवाल है। ठीक है, they grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think of some sort of movement. ठीक है, तो एक ऑप्शन ये आता है कि वो अलाइव हैं, उसका किस तरीके से एग्जाम्पल मिलता है कि वो ग्रो करते हैं। आज अगर प्लांट आपने लगाया तो एक सीड में से एक प्लांट बनता है, धीरे धीरे बड़ा होते होते वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और एक पेड़ भी बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका मूवमेंट हो रहा है। मतलब हम कुछ वर्ड्स में ऐसा कह सकते हैं कि जिनके साथ मूवमेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे, अलाइव कहेंगे। In other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence of being alive. ठीक है, किसी भी चीज के जिंदा होने के लिए सबसे बेस थिंकिंग क्या है कि उसका मूवमेंट किसी भी तरीके से होना चाहिए, चाहे ग्रोथ रिलेटेड हो, चाहे वो क्या नाम है, मूवमेंट के रिलेटेड हो, किसी भी तरीके से उसका मूवमेंट होना चाहिए। जैसे प्लांट है, प्लांट कहीं जा नहीं रहा, कहीं घूम नहीं रहा, किसी पर चिल्ला नहीं रहा, कुछ खाते हुए आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको अलाइव कहते हैं, उसको बावजूद भी उसकी काउंटिंग लिविंग बीइंग में होती है। क्यों? क्योंकि उसका मूवमेंट होता है, उसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट उसका होता है। ठीक है, आज आपने किसी बीज को लगाया, सीड को लगाया, तो कुछ दिनों बाद धीरे धीरे बड़ा होते होते हुए एक प्लांट तक बन जाता है, ट्री बन जाता है। ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं ग्रोथ का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए उसे आप लिविंग बीइंग कहेंगे। They grow over time, so we know that they are alive. Some will say, in other words, we tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So, using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. ठीक है, चलो कुछ प्लांट की तो हम बात कर लेते हैं। आज आपने लगाया, कुछ दिनों बाद उसका मूवमेंट आपको दिख जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका ग्रोथ बहुत स्लो होता है, तो क्या आप उसको नॉन लिविंग काउंट करेंगे? या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनकी ब्रीदिंग साइकिल अगर हम देखने जाएं तो हमें वो पता ही नहीं चलेगा कि वो ब्रीथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो क्या हम उनको नॉन लिविंग कहेंगे? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हम यहाँ पे देखते हैं। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movements of molecules, for example, is this invisible molecule movement necessary for life? ठीक है, for example, if we ask this question to a professional biologist, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. ठीक है, अब जैसे मूवमेंट जो होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हमें नेकेड आई, मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप वगैरह के आप उन्हें नहीं देख सकते।
ठीक है। जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं उनका मूवमेंट आप नहीं देख सकते, कुछ वायरसेस होते हैं जिनका मूवमेंट हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी बिना किसी माइक्रोस्कोप या बिना किसी डिवाइसेस के हम उनको नहीं देख सकते, वो इतने छोटे होते हैं। तो इसका मतलब क्या वो लिविंग बीइंग नहीं है, क्या उनका मूवमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा, वायरस के टर्म्स में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। उसका कारण क्या है, क्योंकि वायरस जो होता है अगर फ्री स्टेट में घूम रहा तो नॉन लिविंग बीइंग की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो अगर किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है, किसी पर्सन के बॉडी के अंदर जाता है, तो वो लिविंग बीइंग की तरह इन्फेक्ट करता है, इन लिविंग बीइंग की तरह रिएक्ट करता है। ठीक है, बॉडी के अंदर जाते ही वो हमारे जो सेल्स हैं उनसे एनर्जी लेना स्टार्ट कर देता है, और एनर्जी लेके फिर अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। लेकिन जब वो बाहर है तब वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करता, बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ता। समझ में आया? तो नॉन लिविंग बीइंग की तरह। तो अब उसको आप लिविंग बीइंग में काउंट करोगे, नॉन लिविंग बीइंग में काउंट करोगे, इसके ऊपर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। Why are molecular movements needed for life? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them, and so on. Because of the effects of the environment, this organized or ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structures. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. ठीक है। अब जैसे लिविंग बीइंग की हम बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर पूरा बॉडी है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स बने हैं टिश्यू से, टिश्यू बना है सेल से, और सेल बना है सेल ऑर्गेनल से। तो धीरे 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 छोटा छोटा होते होते एक सेल ऑर्गेनल तक ही बात पहुंच जाती है। और सभी का काम क्या होता है कि सभी को अपने आप को रिपेयर करना होता है, मेंटेन करना होता है। अगर एक सेल है वो अपना काम कर रहा है, जैसे ही उसकी जर्नी खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाता है, उसके बजाय नए सेल बनकर आते हैं। समझ में? इस तरीके से जैसे हमारे ब्लड सेल हैं, ब्लड सेल काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जगह नए सेल आ जाते हैं। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क हमारे बॉडी कंटिन्यूसली चलाती रहती है। जैसे ही रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क खत्म हुआ, वैसे ही बॉडी भी खत्म हो जाती है। समझ आया ये चीज? आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। वॉट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट अस एक्सप्लोर। क्या होता है मेंटेनेंस प्रोसेस? व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? तो अब लाइफ प्रोसेस होता क्या, जो हम इस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस, तो एक्चुअल में होता क्या, किस तरीके से वर्क करता है? The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing anything particular, even when we are just sitting. ठीक है। अब मेंटेनेंस ऑप्शन जो हमारा है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। कैसे चलता है वो? ठीक है, मेंटेनेंस जो प्रोसेस है वो हमारा जो है कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर वो नहीं चलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। कैसे चलता है मेंटेनेंस प्रोसेस, उस चीज़ के बारे में भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। जैसे सपोज करो कि आप सो रहे हो, तो क्या आपकी बॉडी कंप्लीटली सो रही है? ठीक है, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि आपका लाइफ प्रोसेस तो चल ही रहा है, आप ब्रीथ कर रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म है वो काम कर रहा है, आपकी इंटेस्टाइन है वो काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो सारा काम कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो आपकी बॉडी है एग्जैक्टली वो सो रही है, वो रेस्ट पोजिशन में, बाकी सब कुछ काम कर रहा है। समझ में आया ये चीज़? तो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का वर्क जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, चाहे आप कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। जैसे बाहर अगर देखा जाए, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं अगर सो जाऊँ तो मैं कोई पर्टिकुलर काम नहीं कर रहा, मैं बस सो रहा हूँ, आराम कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब भी मेरी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर काम कर रहा है, जब मैं सो रहा था तब भी मेरे बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है। तो इसका मीनिंग कि आपकी बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर कभी स्टॉप नहीं होता है। ठीक है। इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। और इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं, कि जो आपकी बॉडी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। भाई सारा स्ट्रक्चर यही होता है ना भाई, आप खाना खाते हो, फिर उसके बाद में उसके जूसेस निकलते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी आपके बॉडी में यूज अप होती है, फिर जो कचरा है वो बॉडी से बाहर निकलता है, फिर बाद में वापस से यही प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। समझ में आया ये चीज? तो इसी को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम।
बॉडी में जो भी डैमेज होता है, जो भी ब्रेकडाउन होता है, उसको रोकने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे डैमेज इन द सेंस कि कहीं पर अगर आपके हाथ में कहीं कट लग गया, तो आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं क्या करते हैं भाई, ब्लड वहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आपका जो वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स होता है वो वहाँ आकर थक्का जमा देता है। आपने देखा होगा कभी ब्लड अगर निकलता है तो थोड़ी देर बाद वो ब्लड वहाँ जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि वहाँ पर ज़्यादा ब्लड ना निकल पाए, ठीक है। उसके बाद उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क खत्म चालू होता है, ठीक है। और वहाँ पर बहुत सारे जो वाइट ब्लड कॉर्पिकल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं जो उसे सही करने में जुट जाती। और कुछ दिनों बाद आपने देखा होगा उसके बाद ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और वो ठीक हो जाता है। समझ में आई चीज़? तो ये है रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क। अब ये सब करने के लिए आपको एनर्जी तो चाहिए, ठीक है। जैसे अब एनर्जी के लिए आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपको फूड इनटेक करना पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स इनटेक करने पड़ेंगे। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सो देयर मस्ट बी प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड, ठीक है। और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? आउटसाइड ऑफ द बॉडी से मिलेगी, इनसाइड से तो नहीं मिलेगी, समझ में? आउटसाइड से मिलेगी। और आउटसाइड हम जो फूड खाते हैं उसी से हमें एनर्जी मिलती है, और वही एनर्जी हमारे बॉडी का रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्क करती है। A process we commonly call nutrition. If the body size of the organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. ठीक है। अब हमारे बॉडी को कार्बन भी चाहिए। जैसे सपोज करो कि आप ही मानते हैं कि कार्बन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खराब है, ये है वो है, लेकिन कार्बन के बिना कुछ हो भी तो नहीं सकता, ठीक है। हम जो खाना खाते हैं उसमें हर खाने में कार्बन होता है, हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं उस हर चीज़ में कार्बन यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं हमें उनके रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है कि आपको कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा चाहिए भी होता है। फूड में भी कार्बन होता ही है, ठीक है। तो क्योंकि हमारी सारी चीज़ें जो है वो कैसी हैं? कार्बन बेस्ड है। और ये जो फूड हम इंटेक कर रहे हैं उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अगर मान लो कि आपकी ग्रोविंग एज है, जैसे मान लो कि अभी सपोज करो कि बच्चे का जन्म होता है, वहाँ से लेके 18-19 साल तक उसकी ग्रोविंग एज होती है, तो उस समय उसको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी चाहिए। जो उसको बेसिक न्यूट्रिशन है उसके साथ साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन भी चाहिए, ठीक है। Depending on the complexity of these carbon sources, different organism can then use different kinds of nutritional processes. अब क्योंकि कार्बन जो होता है, कार्बन को डाइजेस्ट करना हर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो सारे ऑर्गेनिज्म डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कार्बन को मतलब डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए सभी का जो लाइफ प्रोसेस होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हम जिस तरीके से खाना खाते हैं, जिस तरीके से खाने को चबाकर और हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म जिस तरीके से काम करता है वैसा जानवरों में भी करे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो एक सिंपल एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने गाय को कभी खाते हुए देखा होगा। हम खाना कैसे खाते हैं? खाना लिया, उसको थोड़ा चबाया और बॉडी के अंदर। समझ में? गाय कैसे खाना खाती है? पहले बहुत सारा खाना जो है खा लेगी, खाने के बाद एक जगह बैठ कर फिर उसको मतलब चबाती रहती है, कंटिन्यूसली चबाती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टोरेज कैपेसिटी होती है जहाँ पर वो खाने को एक जगह स्टोर कर लेती है। फिर बाद में वो बैठ कर क्या करेगी? उसमें से थोड़ा निकालेगी, उसको ढंग से चबाएगी, फिर बाद में उसे डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेगी, फिर बाद में दूसरा थोड़ा सा निकालेगी और उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में डालेगी। तो ये प्रोसेस गाय का होता है। और दूसरा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता है कि वो घास को भी पचा ले, और गाय का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी पावरफुल होता है, इसलिए वो घास को भी पचा लेती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर ईटिंग, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो चेंज होता है। उसी तरीके से जैसे अगर आप बात करें किसी कार्निवोरस की, तो वो मीट खाते हैं, तो मीट के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके से काम करता है। The outside sources of energy could be quite varied. Since the environment is not under the control of the individual organism, these sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for the various molecular movements needed or maintaining living structures, as well as to the kind of molecules the body needs to grow. अब जैसे हम बात करें कि हमारे बॉडी के जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स होते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं वो खाना डायरेक्टली हमारे बॉडी में एनर्जी की तरह यूज़ नहीं होता। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उस खाने को ब्रेक करेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर बाद में उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में राशन आता है,
हर महीने राशन आता होगा, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो महीने भर का राशन भरवाते हैं। तो एक पूरा का पूरा जो राशन होता है उसको आप इकट्ठा करके ले आते हो, क्या उसको वैसे ही यूज़ करते हो? नहीं। आपकी मम्मी क्या करती है, घर में ले आने के बाद उसको अलग अलग चीज़ों को अलग, वही दाल अलग डब्बे में है, चावल अलग डब्बे में है, चीनी अलग डब्बे में है, हर चीज़ को अलग अलग कर देती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब बाद में निकालना हो तो बहुत आसानी होती। अगर मान लो कि ऐसा ना किया हो गया होता तो आपके लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता। भाई दाल निकालनी है तो पूरा का पूरा जो आपने थैला जिसमें लाए थे सामान वो पूरा खाली करो, दाल निकालो, फिर बाद में रखो और सारा सामान वापस डालो। तो ये तकलीफ आपको ना करनी पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से अरेंज कर लेते हैं। और यही हमारी बॉडी भी करती है कि सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोटीन है, लिपिड है, स्टार्च है, ये सब जो होते हैं हमारे एनर्जी के डायरेक्टली काम में नहीं आते। बॉडी इनको ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके उनको ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती है सबको। और ग्लूकोज क्या होता है ना, ग्लूकोज एक तरीके से आप ये मान लो पैकेट ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज को अगर आप कहो तो एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हुई उसको तुरंत ऑक्सीजन के थ्रू बर्न किया, बर्न करते उसमें से एनर्जी रिलीज हो गई। तो इसलिए ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी जो भी हमारा खाना होता है उसको स्टोर करके रखती है और उसको स्टोर करके फिर बाद में फर्दर यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम करते हैं और यही हमारी बॉडी करती है। For these, a series of chemical reactions in the body are necessary. Oxidizing, reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. For this, many organisms use oxygen source from outside the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what called respiration. अब उसके बाद अगर आप देखें तो जैसे हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए हमें किसकी, जो भी हम जैसे मान लो कि हमने उसको ऑक्सीडाइज कर लिया, रिड्यूस कर लिया या फिर ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। 10 मिनट वो बंद करता है, ठीक है। तो उसको फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन जैसे ही उसे मिलेगा वो उसे उस फूड को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, ब्रेक डाउन करके फिर बाद में वो एनर्जी के फॉर्म में यूज अप हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं हम लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और यही अब जैसे किसी भी ग्लूकोज को यूज करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं तो हम जो भी खाना खाते हैं या फिर हम हमारे घर पे कुछ भी अगर जलाते हैं, किसी भी चीज़ को बर्न करते हैं तो बर्न करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। उसी तरीके से हमारे बॉडी में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन करना होता है हमें भी किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। उसी ऑक्सीजन की बिहाफ पर हम चीज़ों को ब्रेक डाउन कर पाते हैं और जो फूड होता है वो क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन होकर एनर्जी के फॉर्म में हमें काम आता है। और ये जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीदिंग सिस्टम हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। In the case of a single cell organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? अब सिंगल सेल की अगर हम बात करें तो सिंगल सेल में हर चीज के लिए एक ही प्रोसेस होता है। हर चीज के लिए आपके पास एक ही प्रोसेस अवेलेबल है। भाई अगर मान लो कि उसके पास रेस्पिरेशन का भी एक ही ऑप्शन है, उसके पास अगर आप देखें तो क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी एक ही प्रोसेस है। उसके पास अगर एक्सक्रेशन की बात करें तो उसके लिए भी उसके पास एक ही मतलब स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग जैसे काम करने के लिए हमारे पास हाथ हैं, आंखें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास अलग अलग है। बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स की बात करें तो हार्ट है, रेस्पिरेशन के लिए अलग से हमारे पास लंग्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मेटाबॉलिज्म सिस्टम है। लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास तो है ही एक सेल, तो वही एक सेल सारे काम करता है। लेकिन अगर हमारी बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक सेल है, उसी सेल से फिर आपका टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, इस तरीके से पूरा हमारा सिस्टम जनरेट होता है। ठीक है,
In the case of a single cell organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases, or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. But what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex? In multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding environment. The simple diffusion will not meet the requirement of the all cell. अब अगर अमीबा की आप बात करें तो अमीबा क्या करता है, डिफ्यूजन मेथड से काम करता है। जैसे अमीबा की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो अमीबा का स्ट्रक्चर जो होता है सबसे इजी स्ट्रक्चर होता है, जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है अमीबा का स्ट्रक्चर आपको, ठीक है। तो जैसे अमीबा का स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो, इस तरीके से आप जैसा बनाना चाहो वैसा बन जाएगा। अब अमीबा एक्चुअली करता क्या है, जैसे मान लो कि यहाँ पर फूड रखा हुआ, तो ये क्या करेगा, अपने जो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ग्रो कर लेगा और इसको पूरा अपने बॉडी के अंदर इंक्लूड कर लेगा और वहाँ से फिर उसके जो एंजाइम्स होते हैं उसे डाइजेस्ट कर देंगे। तो इस सिंपल प्रोसेस से वो काम करता है। लेकिन ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर तो हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी खाना को जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, हमारा माउथ। समझ में आया? तो हमारा सिस्टम डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो ये चीज़ें हैं। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organism while all parts of the body need them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. अब हमने बात करी किसकी, रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन तो हम यहाँ से ले रहे हैं नाक से, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो आपकी बॉडी के हर एक सेल को है, ठीक है भाई। जो आपके क्या बोलते हैं, माइंड के जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपकी जो लंग्स के जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स हैं उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। आपके बॉडी के हर एक सेल जहाँ पर अवेलेबल हैं उन सबको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो उसे पहुँचाना कैसे पड़ेगा, ठीक है। न्यूट्रिशन की अगर आप बात करें, खाना खाते हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो बन गए, आपके स्टमक में आपके जो इंटेस्टाइन है उन्होंने न्यूट्रिएंट्स तो जनरेट कर लिए, लेकिन वो सारे बॉडी तक पहुँचाना भी तो है। तो पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जैसे सपोज करो कि एक तरीके से आप ये मान लो कि कोई कंपनी है, वो कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो प्रोडक्ट बनाने से काम थोड़ी हो जाएगा, उसको पहुंचाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पर मार्केट में उसे पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रक वगैरह का यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, मे बी एनी वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि जैसे आप ट्रेन से उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एयर से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, या फिर ट्रक या किसी व्हीकल से आप उन्हें ट्रांसपोर्ट करें, जैसे भी, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स जनरेट हुए हैं उनको बॉडी के अलग अलग सेल तक पहुंचाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ट्रांसपोर्टेशन करता कौन है, हमारा ब्लड वेसल करता है। When chemical reactions use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion. Again, if the basic rules for body ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, कि जैसे सपोज करो कि हमने कोई न्यूट्रिएंट लिया, न्यूट्रिएंट ने एनर्जी जनरेट करी, सेल ने उस एनर्जी को यूज़ किया, तो उससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलते हैं। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या किया जाए, वो हमारे बॉडी में अगर पड़ा रहेगा तो हमारे लिए ख़राब होगा। जैसे मान लो कि आपके घर की डेली सफाई होती है, सफाई होने के बाद जो कचरा निकलता है उसे अगर आप घर में ही रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सड़ के ख़राब हो जाएगा और आपके यहाँ जो अलग अलग बैक्टीरिया जनरेट होंगे उससे आप बीमार होगे, ठीक है। लेकिन उसको क्या करना होता है, कचरे के डब्बे में डालना या फिर जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें डालना, जिससे क्या होगा कि वो आपका वेस्ट जो है घर से निकल जाएगा और आपको नुकसान नहीं हो। वही हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। जब भी हमारी बॉडी कोई न्यूट्रिएंट्स इनटेक करती है या फिर उस न्यूट्रिएंट को यूज़ करती है, यूज़ करने के बाद कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बाय प्रोडक्ट के तौर पर बाहर निकलते हैं, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना होता है। और उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं।
हमने क्या क्या पढ़ा? न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फूड के तौर पर हम फूड के साथ हम लेते हैं न्यूट्रिएंट्स को, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। उनको ब्रेक डाउन करने के बाद वो न्यूट्रिशन जो होते हैं सारे बॉडी तक पहुंचाना होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद उसके अंदर जो भी कचरा होगा उस कचरे को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं, जिसको हम एक्सक्रेशन कहते हैं। तो ये है लाइफ प्रोसेस। रेस्पिरेशन, फूड को इनटेक करने से लेके बॉडी का कचरा बाहर निकालने की जो पूरी प्रोसेस होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और इसी को हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे हम डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। तो सभी को जय श्री राम।